हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री गुरु में और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर कमलेश्वर। तो बच्चों, हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और सॉल्यूशन का आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं। जैसे कि आप देख भी पाएंगे पीछे एक हमारा राउल्ट्स लॉ है और उस पर बेस्ड कुछ चीज़ें जो हम देखा है लाइक वेपर प्रेशर वगैरह, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ थ्योरी के साथ साथ इसको हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा देखेंगे कि कैसा है, क्योंकि ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो आगे चल के आने वाले टॉपिक से बहुत प्रॉब्लम आपको होने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, ये देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। थ्योरी तो भाई देख ली, अब इसका मतलब क्या हुआ इसको पहले थोड़ा सा वैसे देखते हैं डायग्राम की हेल्प से, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं बच्चों ये कुछ लिक्विड है, ठीक है, ये क्या है, एक लिक्विड है। मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, इसको बॉयल करना शुरू किया, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, और इसको मैंने बॉयल करना शुरू किया। तो कुछ देर बाद क्या होगा कि ये जो लिक्विड थी क्या होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगी। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपके ये दोनों किस स्टेज में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम। किस स्टेज में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम। और शायद ये समझ में ना आए तो इसको थोड़ा सा पूरा लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब आपका लिक्विड और वेपर्स, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश होते हैं तो ये जो लिक्विड, ये जो वेपर की पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे यही प्रेशर कहलाता है हमारा वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हेन बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं। नेचर ऑफ द लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि नेचर पे डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा है, लिक्विड कैसी है। अगर हमने कहा कि हमारे पास जो लिक्विड का नेचर है वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, मतलब अगर हम यहाँ पे भी इनको सर्कल्स की फॉर्म में दिखाएं और हम ये कहें कि भाई इनके बीच का जो फोर्स लगने वाला फोर्स है, ठीक है, अगर ये वीक फोर्स है, अगर ये वीक फोर्स होगा तो क्या होगा बच्चों, अगर ये वीक फोर्स होगा तो हम इसको थोड़ा सा हीट देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो एस्केप करेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मतलब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि भाई अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा आपका, ज़्यादा, मोर वेपर प्रेशर। ठीक, दूसरी तरफ बात करें, अगर हम कहें कि भाई इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है, क्या कहें, अगर इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है तो क्या होगा, बहुत आसानी से टूटेंगे नहीं, तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और आसानी से नहीं टूटेंगे। दैट मीन्स सेम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वीक वाले में जो ऊपर वेपर्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग वाले में। तो स्ट्रॉन्ग वाले में ज़्यादा पार्टिकल टूट नहीं पाएंगे क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो मिल नहीं पाएगी, इस वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पाएंगे तो जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम। तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज तो मोर वेपर प्रेशर, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज तो लेस वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो बच्चों अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मान लेते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर था वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की वो भी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से होगा क्या, ये भी कह सकते हो आप कि भाई एक तरीके से जब आप इसको हीट देना शुरू करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके बॉन्ड क्या होंगे, जल्दी जल्दी टूट जाएंगे, और जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी मॉलिक्यूल क्या होगा, एस्केप करता चला जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इनके बीच का मोशन बढ़ता है, मोशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एस्केप करेगा ऊपर की तरफ, और जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ एस्केप करेगा उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जनरलाइज कंसेप्ट है, याद रखिएगा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी लिख रखा है, देखिए डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर क्या होता है बच्चों, CH3O CH3। वैसे तो ऑर्गेनिक में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं, मिथेनॉल ले सकते हो, कुछ भी। हैव हायर वेपर प्रेशर देन वाटर, मतलब इन दोनों में जो वेपर प्रेशर है वो आपका ज़्यादा होता है, किससे, वाटर से। अब क्यों होगा ये पहले सोचो आप, क्यों, क्योंकि वाटर में क्या होता है बच्चों, वाटर में होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक, समझा दिया। अल्कोहल एट वाटर एट गिवन टेम्परेचर ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन देम एज कम्पेयर टू वाटर। तो डाईमिथाइल ईथर और अल्कोहल में जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, किससे, वाटर से, क्योंकि वाटर में जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू ये दोनों कंपाउंड से।
ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ आपका दो फॉर्म में है, एक वोलेटाइल के लिए, दूसरा नॉन वोलेटाइल के लिए। तो पहले डिस्कस करते हैं हम वोलेटाइल के लिए। तो स्टेटमेंट मैंने पहले से लिख रखा है, क्या है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ये वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए बात कर रहे हैं। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इन द सॉल्यूशन। देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर पी की बात कर रहे हैं किसमें? सॉल्यूशन में। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 बीकर हैं, ठीक है। इसमें कंपोनेंट ए है, इसमें कंपोनेंट बी है, और ये आपका सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट आपका ए और बी दोनों है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि इसका जो प्योर लिक्विड ए था इसका प्रेशर कितना होगा? पी ए नॉट, और जो प्योर लिक्विड बी होगी इसका प्रेशर कितना होगा? पी बी नॉट। और जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में ए का जो प्रेशर है वो पी ए, और जो सॉल्यूशन है पी बी का वो क्या है? पी बी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कहा गया है कि क्या कहा गया है? द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक दो कंपोनेंट है ए और बी, तो हम बात करते हैं फॉर कंपोनेंट ए। फॉर कंपोनेंट ए की अगर हम बात करें तो राउल्ट्स लॉ में क्या कहा गया है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो ए का सॉल्यूशन में प्रेशर कितना है बच्चों? क्या है? पी ए, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब एक्स ए, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि आता है यहाँ पे पी ए नॉट। और आई होप पी ए नॉट आपको पता है। पी ए नॉट क्या है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये तो फॉर कंपोनेंट ए हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें फॉर कंपोनेंट बी, तो फॉर कंपोनेंट बी क्या हो जाएगा बच्चों? पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो ये तो राउल्ट्स लॉ की बात कर दी हमने कि भाई इंडिविजुअली इसका प्रेशर इतना होगा। अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना होगा? हमसे क्या पूछा जाए? इफ वी आर आस्क्ड व्हाट इज द टोटल सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमें पता है, टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं? हम एक लॉ लगाते हैं, क्या? डाल्टन्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं? पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर क्या होगा? जितना ए का प्रेशर होगा उतना बी का प्रेशर होगा, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है हमारे पास सॉल्यूशन में। तो पी टोटल, पी ए कितना था? पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी कितना था? पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। और बच्चों हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन में हमने एक चीज़ देखी है कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? 1। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? 1। मान लीजिए मैं किसी एक को चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक्स ए को चेंज कर लेता हूँ, तो एक्स ए कितना, एक्स ए एक्स बी के टर्म्स में कितना हो जाएगा? एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। तो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी की जगह क्या रख लेते हैं हम? 1 माइनस एक्स ए। यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 हो जाएगा, माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी बी नॉट अलग आ जाएगा, तो पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, और इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स ए। तो ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स ए। ये किस में के टर्म्स में निकाला है बच्चों हमने? ये निकाला है हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स ए। हम एक्स ए के साथ साथ एक्स बी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो एक्स बी के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बी के टर्म्स में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम चेंज करना पड़ेगा, एक्स ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो सपोज करें इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो पी टोटल कितना हो जाएगा इस वाले केस में? पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। सो पी ए नॉट एक्स ए की जगह रख लेंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो हो जाएगा पी ए नॉट माइनस
पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, यहाँ से हो जाएगा आपका पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ये आ गया आपका टोटल प्रेशर किसके टर्म्स में, ये आ गया आपका एक्स बी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में आ गया बच्चों, ये आ गया एक्स बी के टर्म्स में। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने बात करी राउल्ट्स लॉ की कि राउल्ट्स लॉ क्या है वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। ऊपर से हमने देख लिया कि भाई टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर ये होगा। अब बात आती है कि यहाँ से क्या करते हैं, इन दो इक्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। वो कंक्लूजन क्या है, आइए वो देखते हैं। तो बच्चों जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि द फॉलोइंग, मैंने हेडिंग लिख रखा है, फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं, हालांकि हमने यहाँ पे जो इक्वेशंस लिखी थी इक्वेशन 1 वाली बात से भी हम कर सकते थे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास जो थी वहाँ से हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। कि किसी भी एक कंपोनेंट पे हम उसको रिलेट करा सकते थे। जैसे इक्वेशन 2 हमारे पास थी क्या, अगर हम इस इक्वेशन को लिखें क्या थी कि पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम एक्स बी के साथ रिलेट कर रहे हैं, बट इसको हम पहली इक्वेशन से भी रिलेट कर सकते थे जहाँ पे एक्स से आता है हमारा पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि टोटल वेपर प्रेशर को हम रिलेट करा सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। मतलब ज़रूरी नहीं है हमारे पास सॉल्यूशन में अगर किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं तो हम दोनों को निकालें, हम किसी एक को भी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली, लीनियरली वर्ड जरूरी है, लीनियरली। ठीक है, विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, इस कंपोनेंट बी के साथ क्या होगा, लीनियरली रिलेट करेगा। ठीक है, किस तरीके से करेगा अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी के प्रेशर पे टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। मतलब अगर आपका कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, कम होगा तो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, चलिए इस पे बेस्ड एक ग्राफ है, इस ग्राफ को देख लेते हैं। थोड़ा सा हटके ग्राफ है, अभी तक आपने जितने भी ग्राफ पढ़े हैं सबसे थोड़ा सा हटके। इसमें एक चीज़ पहले से मानी गई है कि जो पेपर प्रेशर पी बी का है वो ए से ज़्यादा है, ये पहले से माना गया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे हमारा कंपोनेंट ए था तो हम ये कह देंगे कि एक्स ए जो है हमारा यहाँ पे 1 है और जो एक्स बी है वो 0 है। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से हमने कहा कि एक्स से हमारा 0 हो गया और जो एक्स बी था वो हमारा यूनिटी हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रेशर था ये प्रेशर किसका होगा, इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ बी होगा तो ये हो जाएगा पी बी नॉट, इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ए होगा तो ये प्रेशर हो जाएगा पी ए नॉट। ठीक है बच्चों, ये तो हमने बात कर ली इसके ओरिजिनल प्रेशर की, प्योर सॉल्वेंट की। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है प्रेशर होगा वो पी ए होगा और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी बी होगा। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन को जोड़ने के बाद यहाँ पे मिलेगा हमें पी टोटल, जो कि क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल लीनियरली वेरी कर रहा है कि जैसे जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ रहा है बी का। जैसे और हम कह सकते हैं कि पी ए के टर्म्स में कह सकते हैं एक्स ए क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। तो जैसे जैसे एक्स ए कम हो रहा है वैसे वैसे हमारा पी ए भी कम होता चला जा रहा है। तो मैंने जो ये वाली बात कही, जब सेकंड वाला ग्राफ से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर भी हमारा क्या करेगा, इस हिसाब से करेगा कि हम बी के रिलेट करा रहे हैं तो बी के रिलेट बढ़ रहा है, ए के रिलेट कराते तो क्या हो जाता है, ये हमारा कम हो जाता। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन वेपर फेज। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक तरीके से देखा जाए 12th में। तो कैसे, इफ वाई ए एंड वाई बी, ये हमने मान लिया क्या हमारे पास सॉल्यूशन में जो है वाई ए और जो वाई बी है ये हमारे मोल फ्रैक्शन है किसी कंपोनेंट ए और बी के वेपर फेज में। ठीक है, डाल्टन्स लॉ का अगर यूज करेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा वाई पी ए होगा प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन ए, मतलब क्या हो जाएगा पी ए इक्वल्स टू वाई ए क्या था हमारा मोल फ्रैक्शन और उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज वाई ए। तो वाई ए कैसे निकालेंगे बच्चों, वाई ए हो जाएगा हमारा पी ए बाई पी टोटल, सिमिलरली वाई बी इक्वल्स टू पी बी बाई पी टोटल। ठीक,
और अगर हम किसी जनरल टर्म्स की बात करेंगे, जनरली क्या लिखेंगे, तो जनरली हो जाएगा हमारा वाई आई इक्वल्स टू पी आई बाय पी टोटल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन का वेपर फेज में भी कंपोजिशन निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी हम इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी इसकी समझ के चलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने बात कर ली राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ के बाद अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। तो बच्चों राउल्ट्स लॉ फॉर अ वोलेटाइल सॉल्यूशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। बच्चों आई होप वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल वर्ड क्लियर होगा। वोलेटाइल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वोलेटाइल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें जो लिक्विड है वो मतलब आपका लिक्विड से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो सब्सटेंस जो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं, जो नहीं हो सकते वो नॉन वोलेटाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सॉल्यूट की बात करते हैं वो नॉन वोलेटाइल है। दैट मीन्स हम जब सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट मिलाएंगे तो वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे उसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं लॉ क्या है। एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पे एक्स से कहा गया है, मैंने आपको पहले से बताया कि सॉल्यूशन में जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उन सब में जो ए वाला पार्ट है वो हमेशा हमारा सॉल्वेंट होगा और जो बी वाला पार्ट है वो हमारा सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट लिया गया है, क्यों भाई? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? अभी इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो प्रेशर को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल फिर से हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो प्रेशर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी ये वाले पार्ट आपके। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि भाई इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, पहली बात तो ये समझिए कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आगे भी हम चल के हमें पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, बट थोड़ा सा एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस पर वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट हैपन्स टू द वेपर प्रेशर व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्यूशन। तो क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों, इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम पहले प्रैक्टिकल देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई ये दो बीकर इमेजिन करें, दो बीकर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, दो बीकर में क्या किया मैंने, यहाँ पे दो लिक्विड्स ले लिए हैं, दोनों वाटर हैं सिंपली फिलहाल तो अभी, बट हम दो लिक्विड को मान सकते हैं कि ये दो कोई लिक्विड है। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हम इसमें मान लेते हैं कि हम एक इस सॉल्यूशन में हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। तो फिलहाल तो मेरे पास कोई केमिकल तो है नहीं, बट फॉर द टाइम बीइंग समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक कुछ ये सरसों ऐड कर दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब है क्या इसमें, अगर आप देखेंगे तो इसमें आप इसको देख पाएँ तो आपके इसका जो फेस है, जो सरफेस है, उस पर क्या है, कुछ सरसों के दाने आपके इकट्ठे हो गए हैं। अब ये बेसिकली मान लीजिए अगर वोलेटाइल प्योर वाला केस था जिसमें कुछ भी नहीं था, या फिर नॉन वोलेटाइल था, इसमें कोई चीज़ सरफेस पे इकट्ठी नहीं होगी, बट अगर है आपके पास तो क्या होगा, वो इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। और जब इसके सरफेस पे इकट्ठा होगा तो करेगा क्या, वो जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, जगह ऑक्यूपाई करने से क्या होगा, अब ये बात तो आपको पता है, आप जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो तो यहीं से बाहर निकलेंगे। जब यहीं से बाहर निकलेंगे तो एस्केप तो सरफेस से करेगा। ठीक है, तो सरफेस से एस्केप करने का मतलब ये है कि भाई सरफेस अभी ऑक्यूपाई कर लिया है, किसने, नॉन वोलेटाइल वाले पार्टिकल्स ने, पूरा नहीं, कुछ तो ऑक्यूपाई किया है। तो जितना भी ऑक्यूपाई करा होगा, दैट मीन्स जो अवेलेबल सरफेस एरिया होगा एस्केप करने के लिए वो कम हो जाएगा। तो एस्केप करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम बात करें प्योर वाले केस में, तो प्योर वाले केस में क्या होगा, इसमें प्योर सरफेस अवेलेबल था, सारा सरफेस अवेलेबल है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, तो जो एस्केप करने के लिए पूरा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा, इसमें जो अवेलेबल होगा वो कुछ कम होगा। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या फ़र्क होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इफ़ वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेज। ठीक है, अब डिक्रीज हो जाएगा। अब बात कर ली भाई डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, ये वाली बात है। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो डिक्रीज निकालने के लिए हम कह देते हैं भाई क्या हो जाएगा, इसको उधर ले आते हैं, P डिवाइड बाय पी ए नॉट इक्वल्स टू एक्स ए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। तो 1 से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 माइनस पी
डिवाइड बाई पी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा एक्स बी। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास, एक्सप्रेशन आ गया पी ए नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये जो टर्म है आपका पी ए नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नॉट, ये कहलाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम इसको वैसे लिखें, ये रिलेटिव लोअरिंग जो बात है, रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है कि पी ए नॉट के रिलेटिव निकाल रहे हैं, कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हमारा ये पी ए नॉट आ रहा है, हम इसके रिलेटिव निकाल रहे हैं, इसीलिए ये वर्ड है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि आगे चल के हमारा क्या होगा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनी है, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा हेनरीज लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जनरल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि हेनरीज लॉ इज, मतलब बात करें आप कुछ भी ले लें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो किसी भी दो कंपोनेंट में से किसी एक को रिलेट कर सकते हैं, बट अगर हम जनरलाइज कहें तो हम सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, वो दोनों केस में वैलिड होगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा आपका जो यहाँ पे होगा वो दोनों केस में थोड़ा सा वैसा ही रहेगा, नॉन वोलेटाइल नहीं होगा। जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए अगला केस देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। क्या है, राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहले तो बात कर लेते हैं बच्चों हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या था, देखा है हमने, प्रेशर इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ हो जाएगा आपका प्रेशर इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स। सपोज करिए हम कंपोनेंट ले लेते हैं, यहाँ पे भी ए कंपोनेंट ले लेते हैं और यहाँ पे भी ए कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम दोनों लॉज में इक्वलिटी बैठाएं, क्या करें, दोनों लॉज में इक्वलिटी बैठाएं, लाइक हम कह देते हैं कि पी ए नॉट हेनरीज लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा के एच इंटू एक्स ए, और राउल्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा पी ए नॉट पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखने पे ऐसा लगेगा कि ये दोनों लॉज क्या है, सेम है। कब, जब हमारा के एच जो है वो पी ए नॉट के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि राउल्स लॉ कैन बी considered as a special case of Henry's law if जो हमारा पी ए नॉट है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बराबर अगर हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा राउल्स लॉ है वो एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी हो सकता है, कि हेनरी का एक स्पेशल केस है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं इनके बीच की कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ डिफरेंसेस की, कि सिमिलैरिटीज बिटवीन राउल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, और डिफरेंसेस की। तो बच्चों सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करेंगे तो दोनों केस में जो सिमिलैरिटी मिलेगी वो ये मिलेगी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या सिमिलैरिटी मिलेगी हमें, क्या सिमिलैरिटी मिल जाएगी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी बात यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा क्या मिल जाएगा, दूसरा ये मिल जाएगा कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है हमारा, ठीक है, वेपर प्रेशर के डायरेक्टली रिलेट करा सकते हैं हम किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, वेपर प्रेशर को रिलेट करा सकते हैं किसी के भी मोल फ्रैक्शन के। और तीसरा जो डिफरेंस आ जाएगा वो ये हो जाएगा आपका कि यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो आपका पी ए नॉट वाला पार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो के एच हो सकता है। बाकी दोनों में रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया कि अगर किसी कंडीशन में जो हमारा पी ए नॉट है वो के एच के बराबर अगर हो जाता है तो वो हम कह सकते हैं कि हेनरीज लॉ के इक्विवेलेंट है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ लाइक करिए अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो। और अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों तो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हेनरीज लॉ की थ्योरी के बाद चलिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 43 पे एग्जाम्पल 2.5 है आपका।
ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर टू एट 298 केल्विन इज इतना एंड इतना। तो प्रेशर दे रखा है आपको किसका, Cl2 का कितना 415 mm Hg। सिमिलरली प्रेशर दे रखा है Cl3 कितना 200 mm Hg। तो ये तो प्रेशर दे रखा है। तो हमें करना क्या, हमें पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम। तो मास दे रखा है हमें Cl2 का मास कितना दे रखा है 40 ग्राम और CaCl3 क्लोरोफॉर्म का मास दे रखा है हमें 25.5 ग्राम। प्रेशर निकालना है हमें, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे, बट फिलहाल मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मोल्स के लिए, मोल्स की, और मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी मोलर मास की। तो पहले तो निकाल लेते हैं हम मोलर मास किसका, डाइक्लोरोमीथेन का। तो CH2Cl2 का मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 35.5 हो जाएगा 12 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा 35.5 है, ये आ जाएगा 71। 14 और 71 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे हम मोलर मास ऑफ CHCl3। तो CHCl3 का मोलर मास क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5। तो 12 प्लस 1 यहाँ पे कितना था, 2 जा 71 आया था, इसमें 35.5 और ऐड कर दीजिएगा। तो 71 35.5 तो 106.5 और 13 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, पहले निकाल लेते हैं यहाँ से इसके मोल्स N CH2Cl2, इसके मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है इसका 40 डिवाइड बाय 85। तो ये हो जाएगा 0.47। इसके मोल्स निकाल लेते हैं N CHCl3 गिवन मास कितना है इसका 25.5 119.5 और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका आ जाएगा 0.213। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गए हमारे मोल फ्रैक्शन, यहाँ तो आ गए मोल्स आ गए हमारे। अब हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन किसी एक का। जैसे मान लीजिए हम इसका निकाल लेते हैं X डाइक्लोरोमीथेन का निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.47। ऊपर चाहिए तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.47 प्लस 0.213 तो 0.683, या फिर चाहें तो सिंपली आप यहाँ पे भी इसको ऐड करा सकते थे, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है बच्चों, और इसको सॉल्व करके जो आपके मोल्स आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.688 और सिमिलरली CHCl3 का कितना हो जाएगा 1 माइनस 0. ये हो जाएगा 0.312। ठीक है बच्चों, तो हमने निकाल लिए इनके मोल फ्रैक्शंस। अब हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर। तो P टोटल हो जाएगा आपका PA0, किसी भी एक के टर्म्स में रख लीजिए। इक्वेशन क्या थी, PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। आपको दोनों के पता है तो आप दोनों को यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, वरना हम किसी एक में कन्वर्ट करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे। तो PA0 कितना है, PA0 मतलब आप क्या ले रहे हो, आप पहला वाला A मान लो, मैंने A मैं इसको ले लेता हूँ डाई, या इसको ले लो क्लोरोफॉर्म को ले लो, B डाइक्लोरोमीथेन को ले लेते हैं। तो A क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का प्रेशर कितना है 200 और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.312
पी नॉट मैंने माना है डाइक्लोरोमीथेन को, प्रेशर है इसका 415 और मोल फ्रैक्शन है इसका 0.688। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, इसका लगभग आंसर आ जाएगा 347.9 mmHg। तो ये हो गया आपका टोटल वेपर प्रेशर कि कितना वेपर प्रेशर टोटल होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। सेकंड वाले पार्ट की बात करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको थ्योरी में बताया था कि वेपर प्रेशर की हम बात करें, वेपर प्रेशर में कंपोजिशन निकालने को आता है, तो ये उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर में कैसे निकालते हैं, हम मान लेते हैं कि वाई ए क्या होगा, पी डिवाइड बाय पी टोटल। लेकिन फिलहाल जरूरत पड़ेगी यहाँ पे इस पी को निकालने की, टोटल प्रेशर तो यही हो जाएगा। तो प्रेशर ये क्या हो जाएगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन था कितना, ए क्या माना है हमने, ए माना है CaCl3, तो CaCl3 का मोल फ्रैक्शन कितना है 312 और इसका प्रेशर कितना है बच्चों CaCl3 वाले केस का 200। ये हो जाएगा 62.4। ठीक है, तो पीए इतना हो जाएगा। सिमिलरली पीबी निकाल लेते हैं, तो पीबी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.688 इंटू कितना है 415। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा इतने mmHg, ये हो गया आपका इतने mmHg। तो प्रेशर आ गया, अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वाई ए क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना है 62.4 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर 347.9। सिमिलरली वाई भी कितना हो जाएगा 285.5 डिवाइड बाय 347.9। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, यहाँ से कैलकुलेशन आप इसकी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0.82 और इसको वैसे सॉल्व कर लीजिएगा चाहे तो, या फिर दोनों को हमें पता है कि दोनों को ऐड करके हमारा कितना आएगा 1 आएगा, तो एक को सॉल्व कर लीजिएगा, दूसरे का आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ गई होगी कि ये हमारा एक न्यूमेरिकल था, हमने डिस्कस किया है। इस पर डिटेल्ड न्यूमेरिकल में और डिस्कस करूंगा, पूरा और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, एमसीक्यूज वगैरह लेके आऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th वाले पोर्शन पे प्लस कंपटीशन वाले पोर्शन पे, तो उसके न्यूमेरिकल्स में आने वाले लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी डिस्कस करिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।